नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में पाकिस्तान के साथ में जो भारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में पाकिस्तान को किस तरीके से चारों खाने चित किया गया, न सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि पूरे दुनिया के स्तर पर कुछ सवाल उठे जो भारत के ऊपर, उस पर भी जब हमने जवाब देना शुरू किया तो ट्रंप से लेकर तमाम जो अन्य मुल्क थे जो हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी धराशायी कर दिया गया। और ये एक ऐसा युद्ध था हर्षवर्धन, जिसमें हमने जान माल की जो हानि हुई वो अलग बात है, लेकिन इसमें हमने बहुत कुछ पाया, दुनिया को दिखाया। और खोने वाले सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ चीन, तुर्की है और बहुत हद तक ट्रंप ने भी अपनी इज्जत और साख खोई है। साथ ही बात करेंगे राष्ट्रपति ने जो सलाह मांगी है, खासतौर से राष्ट्रपति और राज्यपालों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या ये संवैधानिक टकराव की स्थिति जा रही है? और हाँ, इससे पहले इस पर भी बात करेंगे जो क्षुद्र राजनीति हुई है सेना को लेकर, उसमें कैसे बयानों को तोड़ मरोड़ कर एक तरफ तो दावा ये किया गया, दिखाया ये गया कि हम सब एक हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन कैसे बहुत क्षुद्र से ज्यादा टुच्ची राजनीति जो की गई है उसको भी करेंगे, कट पेस्ट वाली राजनीति। और राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे हैं तो आखिर इसके क्या माने हैं। लेकिन पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि ये जो मास्टर स्ट्रोक है सांसदों को जो भेजने का, और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं, देश के सांसद जाके पूरी दुनिया में बात जाकर अपनी बात रखेंगे, तो जो एक सामूहिकता में एक संदेश देने वाली बात है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। नहीं, मुझे लगता है कि एक जो शब्द है ना, मास्टर स्ट्रोक, तो नरेंद्र मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी के जो कहें कि भक्त हैं, जो कहें कि उनके समर्थक हैं, जो कहें कि उनके नीतियों के साथ खड़े होते हैं, उसमें बड़ा वर्ग है जो हर बात को मास्टर स्ट्रोक कह देता है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि मोदी सरकार में काम भी ऐसे ऐसे हुए कि आप कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल बहुत न्यूनतम किया है। मुझे लगता नहीं कि इससे पहले हमने हम किसी उसमें किया नहीं करते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि अगर आप उसको बार बार ही कह रहे हैं तो कैसे फिर उसकी यूनिकनेस नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज मैं भी राजकिशोर से पूरी तरह से सहमत हूं। भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है। अलग अलग पार्टियों के सांसद श्रीमान शशि थरूर जी की अगुवाई में दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे। वहां जाकर वो भारत का पक्ष रखेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह पहलगाम का वो आतंकवादी हमला जिसमें हत्यारों ने धर्म पूछकर हमारे नागरिकों को मार डाला, वो पहलगाम के हमले के बाद हमने पाकिस्तान को कहा, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने उनके आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए। आतंकवादियों के साथ वो देश खड़ा हो गया, आतंकवादी ही बन गया, तो उनके एयरबेसेज भी हमने ध्वस्त किए। हमने क्या किया, हम क्या क्या कर सकते थे, कितना अभी किया है और क्या आगे कर देंगे, ये सब हमारे देश के यानी सभी राजनीतिक दलों के सांसद। और देखिए, एक अच्छी बात है, शशि थरूर ने इस पूरे प्रकरण में जब कांग्रेस पार्टी राजनीति भी कर रही थी, तब भी लगातार शशि थरूर कह रहे थे कि देखिए और समय अलग है, इस समय हम देश। अच्छा, उसको राजनीति मत कहिए हर्षवर्धन, उसको क्षुद्र राजनीति। हाँ, क्षुद्र राजनीति इसलिए क्योंकि अगर ऐसे समय पे अगर आप कट पेस्ट कर रहे हैं जिसकी आप चर्चा आगे करने वाले हैं, मुझे लगता है कि राजनीति तो राजनीतिक दल करेंगे, सवाल सरकार पर उठाएंगे, लेकिन जो इन्होंने किया वो अक्षम्य है। नहीं, क्षुद्र राजनीति है। और क्षुद्र राजनीति कैसी थी कि 22 अप्रैल को हुआ और 6-7 मई की रात के पहले तक, एक दिन पहले तक कांग्रेस आईटी सेल के हेड वो चीखते हुए पता नहीं क्या क्या सवाल पूछे जा रही। ये भी नहीं पता है कि रणनीति कैसे तैयार होगी, ये भी नहीं पता है कि इंदिरा गांधी का नाम ले रही, वो भी तो 93,000 सैनिकों के बाद क्या कर दिया था। उनको ये भी नहीं ध्यान में है कि 54 सैनिक आज तक वापस नहीं आ पाए, उनका पता नहीं चला। उनको ये भी नहीं पता है कि जब तैयारी करनी होती है तो सेना की तैयारी होती है, वो कोई राजनीतिक तैयारी थोड़ी। सैम मानेकशॉ ने 6 महीने लिए थे उस समय इंदिरा गांधी से कहकर, बिल्कुल 6 महीने से अधिक समय लिया। इस सब के बावजूद ये सब, लेकिन चलिए उसे मान लेते हैं। अब उसके बाद जो हुआ उस पर चर्चा करनी चाहिए, और इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया था, अब वो भले कहें कि मेरी मंशा ये नहीं थी, कुछ भी कहें, सोफिया को अपनी सगी बहन से ऊपर बताया, लेकिन वो घटिया बयान था। लेकिन उन्होंने तो माफी मांग ली, उन्होंने माफी मांग ली। वो कह रहे हैं मेरा ये इंटेंशन नहीं था, हम कुछ और करना चाहते थे, भावनाओं में बह गए। लेकिन सोचिए, स्थिर भाव में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि वहां भाजपा के लोग थोड़ी नहीं लड़े, वहां तो कर्नल सोफिया कुरैशी लड़ी, मुसलमान। वहां व्योमिका सिंह, उसको उन्होंने जाति सूचक कहा,
अब वो जाति सूचक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे तो शायद SC/ST एक्ट लगना तो रामगोपाल यादव के ऊपर चाहिए, लेकिन नहीं लगा। हमारे एयर मार्शल AK भारती, अब हमको उनकी जाति जानने की जरूरत क्या है? हमारे लिए तो वो हमारा गौरव है, क्या शानदार तरीके से मुस्कुराते हुए उनकी जो $1 मिलियन स्माइल थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छा किया आपने बता दिया कि वहां न्यूक्लियर साइट थी, हमने तो कुछ नहीं किया। इसके बावजूद रामगोपाल यादव ने उसको PDA बना दिया। इसके बावजूद रामगोपाल यादव ने जातीय धार्मिक द्वंद्व कर दिया। और मैंने एक पोस्ट लिखी थी राजकिशोर जी, बहुत उस पर मुझे ट्रोल होना पड़ा था, बहुत हमला हुआ था। मैंने कहा था कि हमारे देश की वीर बेटियां विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, लेकिन उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स है, मैंने लिखा तो लोगों ने कुछ गालियां दी शुरू की। लेकिन अब मैं और उसको अच्छे से संदर्भ में समझा पा रहा हूं। जबकि पिछली बार जांच की बात हर्ष के साथ में भी ये बात आपने कही थी, लेकिन अब उसका संदर्भ आ गया। संदर्भ क्या आ गया? मैंने क्या कहा, मेरा ये मानना है कि फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स होते ही इसलिए है कि आप उनको अलग अलग करके देख रहे हैं। अब आप सोचिए, कोई उसको मुसलमान देख रहा है, कोई उसको किसी जाति से जोड़ रहा है, कोई उसको PDA बता रहा है, और यहां तक तो फिर भी ठीक था। ये तो नेता लोग अपने कर्म को कर्म जो करें उसको झेलें, किसी के ऊपर FIR हो जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह के ऊपर तो FIR करा दी, लेकिन उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन्होंने रामगोपाल यादव के ऊपर नहीं कराई। तो क्या रामगोपाल यादव हैं तो वो कहेंगे तो हो जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल। और जो सबसे खतरनाक है, कांग्रेस IT सेल हेड ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के एक बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया, बिल्कुल उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई हो। और जब और लगा दिया जाता है तो हिंदी भाषा इतनी तो आनी चाहिए, और हमारे देश की सेना, हमारे देश के सैनिक उनके सामने सब उनके चरणों में नतमस्तक हैं। उनको बधाई देने के लिए आप लोग जोरदार ताली के साथ बधाई दीजिए। उसको भी देखिए क्या प्रोपेगेंडा किया गया। एक तरफ तो भारत की सरकार नरेंद्र मोदी शशि थरूर की अगुवाई में पूरी दुनिया में हमारे सांसदों को भेज रहे हैं। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि हमारे पास फोन आया, मैं भी खुश हूं, जब देश की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। और कांग्रेस का IT सेल लगातार, मतलब स्तरहीन शब्द भी अब स्तरहीन हो गया है, उससे भी नीचे जाकर वो ये सब काम कर रहे हैं। जिस तरह के मीम बनाए गए, जिस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर हमले किए गए, वो अपने आप में अकल्पनीय है। और कमाल की बात तो ये भी है, जिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर वो बहुत गुब्बारा फूला हुआ था, ट्रंप ने तो बोल दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने समझौता कराया, मैंने मदद की। तो भैया मदद तो दुनिया में 2 देश अगर लड़ाई की स्थिति में आते हैं तो बहुत लोग मदद करते हैं। मोदी भी करते हैं ना? मोदी भी करते हैं, हर कोई करता है। और क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने से रशिया यूक्रेन वॉर रुक गई, इजराइल फिलिस्तीन वॉर रुक गई, या दुनिया के दूसरे देशों में रुक गई? नहीं रुकी ना भाई। यहां जो रुकी क्योंकि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो चला था। कितना तबाह बर्बाद हो चुका है वो राजकिशोर बताएं। हाँ दरअसल ये जो आपने थोड़ा सा बात कहा, कभी प्रधानमंत्री की सिरकटी फोटो, सरतन से जुदा वाली फोटो, और ये जो सुप्रिया सुले ने जो किया पूरी तरीके से, जो देवड़ा साहब के साथ जो उन्होंने किया, यहाँ पर ये आपको बात समझनी पड़ेगी। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जिस समय विजय शाह का जब वो बयान आया तो हमने कहा कि राष्ट्रवाद और नारी सम्मान सब विजय शाह के लिए भाजपा ने कर दिया कुर्बान, और अभी भी उस व्यक्ति को हटाया जाना चाहिए, माफी से भी नहीं माना जाना चाहिए इस बात के साथ में। लेकिन जिन लोगों ने दूसरे सवाल उठाए, इतना सिलेक्टिव कैसे हो सकते हो? और ये लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में कई मुल्कों ने जिस यासर अराफात को आतंकवादी घोषित किया था, उसको पहला शांति सम्मान भारत सरकार देती इंदिरा जी के समय में। लगातार हर कार्यक्रम में वो यहाँ पर होते हैं, उनको बोइंग दिया जाता है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री होते हैं तब उनको चलने के लिए दिया जाता है, और जब पाकिस्तान का मामला आता है OCI के मुल्कों की बैठक में तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। ये लोग बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बात समझिए, यहां पर ट्रंप को उनकी ही देश की कंपनी एप्पल ने, टिम कुक ने वहां नकार दिया। मैं चाहता हूं कि एक बार हर्षवर्धन इस पे बात करिए, फिर मैं इस पे आता हूं जरा। ये बात बहुत जरूरी है। जो भारत ने 2 लाख करोड़ इतना बड़ा बिजनेस किया है, जो एप्पल का बिजनेस है, भारत ने पिछले साल से 60% अधिक, यानी पिछले वित्तीय वर्ष में उसके पहले के वित्तीय वर्ष से 60% अधिक एप्पल यहां से एक्सपोर्ट करता है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, एक चलाती है फॉक्सकॉन, 2 चलाती है टाटा। फॉक्सकॉन ताइवानीज कंपनी है, टाटा हमारे देश की कंपनी। 2 और प्लांट पाइपलाइन में है।
अगले 3 सालों में 25% एप्पल का प्रोडक्शन भारत में लाने की कोशिश है। जो लोग कम समझदार हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को यूं समझा कि $500 बिलियन का लेके $500 बिलियन तो टिम कुक ने प्लेज किया है, लेकिन वहां रिसर्च और इनोवेशन हब बनाने के लिए। अभी भी टिम कुक जानते हैं कि अमेरिकी खाया पिया अघाया सुस्ताया अलसाया वो अमेरिकी नहीं बना सकता है। उसके लिए आपको चाइनीज या अमेरिकन भौगोलिक स्थिति भी है हर्षवर्धन इससे, क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्टेशन और तमाम चीजें जो हैं वो सब बहुत दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। और आपके पास ना स्किल्ड लोग हैं ना आपके पास सस्ता श्रम है, तो आपके लिए मुश्किल है। आपको आना तो चाइना या भारत पड़ेगा या दूसरे साउथ एशियाई देशों में आना पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं, इसको जरा समझिए। दरअसल भारत लगातार जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए और नरेंद्र मोदी सत्ता में उसके पहले से हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ माय फ्रेंड मोदी और माय फ्रेंड ट्रंप चला। कोशिश भी की गई, नरेंद्र मोदी भी जाकर वहां आपकी बात ट्रंप सरकार वाले आयोजन में वहां वो शामिल रहे। इसके बाद वो ट्रंप हार गए, लेकिन ट्रंप जब जीते भी थे तो 16 से 20 के दौरान उन्होंने हार्ले डेविडसन से लेकर जो अमेरिकी प्रोडक्ट है उन पर टैरिफ घटाने की कोशिश की थी। नरेंद्र मोदी भारतीय हितों के साथ जरा सा भी रंच मात्र समझौता करने को तैयार नहीं। 20 के बाद 20 से 24 जो बाइडेन आ गए। जो बाइडेन को भी पता था कि चाहे जो आप करिए लेकिन आप मोदी सरकार से उनको नहीं दबा सकते। जब फिर से डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनको टैरिफ में लगा, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए उनको वहां जॉब चाहिए, वहां नौकरी चाहिए, तो अपनी कंपनियों को चाइना से भारत भागने से रोकने के लिए या दूसरे देश जाने से रोकने के लिए अमेरिका लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ये सब खेल किया। लेकिन देखिए चाइना ने भी टैरिफ नहीं हटाया, चाइना के साथ जाकर जेनेवा में इनको बात करनी। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत आखिरी चरण में है। अब ब्रिटेन के साथ पहला हो गया, लेकिन भारत के साथ हो जाते थे। ट्रंप ये सब कुछ दबाव बनाने के लिए, मैं फिर कहता हूं, इतना बेहया बेशर्म किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ एक बराबर, अमेरिका और पाकिस्तान एक बराबर। क्यों हो गए? ट्रंप की इस कथनी से। क्योंकि अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है भाई, दुनिया का सर्वशक्तिमान देश है, लोकतांत्रिक देश है, सबके सपने पूरे होते हैं, हर कोई रहना चाहता है, दुनिया के हर देश से लोग वहां जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता, सिर्फ उड़ना चाहता है, बम फोड़ना चाहता है, दग जाना चाहता है, थोड़ा देशज में समझे। तो ये दोनों का फर्क है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, उनको भी अब समझ में आया। उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया भारत ने, जो एल्युमिनियम स्टील पर उन्होंने लगाई थी तो हमने भी उनके ऊपर लगा दिया। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया और उन्होंने कहा कि नहीं मैंने समझौता नहीं करा। लेकिन आज भी कांग्रेस की आईटी से और कुछ लोग वो मानने को तैयार नहीं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे, जबकि एमईए ने उसका जवाब दे दिया। रणधीर जायसवाल जो प्रवक्ता है उन्होंने दे दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि जो जम्मू कश्मीर का जो अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है उसको छोड़ के भाग के जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया। अब इतने के बाद अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको वो सैटेलाइट इमेजेस देखनी चाहिए, वो इमेजरीज देखनी चाहिए जो वहां के अलग अलग नूर खान और दूसरे हवाई अड्डे हैं, जो एयर बेसेज हैं, उनको जैसे तबाह किया है, सरगोधा हो, किराना हिल हो, उसको देखना चाहिए। बिल्कुल हर्षवर्धन, बहुत अच्छे से, मैं इसीलिए हर्षवर्धन से मैंने इल्तिजा की कि वो इस बात को थोड़ा समझाएं आपको। लेकिन अब जरा बात करते हैं कि भारत ने क्या पाया। और जो लोग ये बात कर रहे हैं, एक बात तो आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि डीजीएमओ जब पाकिस्तान का फ़ोन करता है यहाँ पर हमारे डीजीएमओ को, वो ऐसे नहीं करता है। क्योंकि जिस तरीके से नूर खान एयरबेस पर हमने जो किराना हिल पे जो मारा, उसमें उसका चाहे मुख्य द्वार हो चाहे पीछे का द्वार, दोनों द्वार बंद हो गए। अब वहाँ पर अगर बोरॉन आया है तो इसके अपने मायने हैं। बोरॉन आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से न्यूक्लियर रेडिएशन होता है और उसको रोकने में वो काम आता है, और ये नील नदी के किनारे इजिप्ट के पास, इजिप्ट में पाया जाता है, तो वहाँ से वो आया और बाकी वहाँ से चीज़ें आई। तो अभी माना जा रहा है कि अंदर वो एक विस्फोट हुआ, भूकंप आया। अब ये सब अपुष्ट खबरें, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इस पर जो सेना कहेगी, हमारा देश कहेगा, उस पर मानेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से कांग्रेस आईटी सेल के लोग नाच रहे थे, उससे ज़्यादा अगर कोई नाच रहा था तो वो पाकिस्तान के लोग, मतलब जूता और लात खाने के बाद भी जो नाचे वो है पाकिस्तान, हारने के बाद। हाँ, शहबाज शरीफ ने मान लिया कि असीम मुनीर ने उनको रात 2:30 बजे बता दिया था कि भारत ने घर में घुस के मार दिया है पाकिस्तान। हमारे यहाँ नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे यहाँ वाले नहीं मान रहे हैं। दुनिया भर से सैटेलाइट इमेजेस मान आ गई हैं। वो टॉम कूपर और जो एक और बड़े एक्सपर्ट है डिफेंस स्पेंसर, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत ने जो
जीत हासिल की है, ये बहुत बड़ी जीत है कि किसी Clear- न्यूक्लियर पावर clear cut victory. बिल्कुल Clear क्लियर cut कट victory. विक्ट्री। तो किसी न्यूक्लियर पावर कंट्री को कोई देश ऐसे तबाह करे, थप्पड़ थप्पड़ मार दे, तो फिर तो क्या मतलब है? उनके बेसेस तबाह हो गए, उनके आतंकवादी मर गए, और उन्होंने 15 और 40 का आंकड़ा माना, जबकि सच ये है कि 100 से अधिक आतंकवादी और कम से कम 35-40 कहा था हमारी सेना ने, कम से कम इतने ही सैनिक भी उनके मारे गए हैं, और अगले कुछ वर्षों के लिए वो तबाह हो गए। और देखिए हालत उनकी इतनी खराब है, अभी तक कह रहे थे वो कौन है, क्या वो लड़का है, अभी तो शायद बड़ा भी नहीं हो पाया है, जिसकी माँ आतंकवादी हमले में मर गई थी, बिलावल भुट्टो। वो भुट्टो कह रहा था कि अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगा, पानी भी बहेगा। अच्छा, जब वो बोल रहा था तो समझ में आ नहीं रहा था कि इसके शरीर में खून है कि नहीं? हाँ, वो थोड़ा सा ना, वो नहीं, उसका मतलब बड़ा हुआ है कि नहीं बड़ा हुआ है, ये थोड़ा समझना अच्छा, पड़ेगा। बोलता भी बड़ा अच्छा है वो, कुछ लोग को बड़ा अच्छा लगता है वो। विचित्र है, है ना? अब मैं नहीं कहूंगा, बस फिर इसके बाद छोड़ अभी दीजिए। चला जाएगा वही कि वहां का कौन, यहाँ का कौन, फिर दूसरा छोड़ चला दीजिए, जाएगा। लेकिन उस ठीक है, narrative को छोड़ वो भी दीजिए। उसी तरह की परवरिश है, बड़े घर का बेटा है, वो भी, उसके घर में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बहुत हैं। मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो, बिलावल, तो बस मतलब आपको चारों कई नाम बता पीढ़ी दें। है, तो आप ये जान लीजिए, मतलब इससे आप किसी के अगर पैरेलल खींच रहे हैं तो इट्स अप टू यू। लेकिन बिलावल भुट्टो भी ऐसा ही, क्या कहें, बौड़म शब्द ठीक रहेगा। ये पता नहीं, ये ऐसे हैं जो अंडे से निकल तो आए चूजे, लेकिन चूजे से कभी मुर्गा मुर्गी बनी नहीं। बन नहीं पाए, तो मानसिक प्रधानमंत्री ने विकास कहा नहीं था हुआ, किसी के लिए शारीरिक कि उम्र विकास बढ़ती नहीं है। हुआ, बुद्धि विकास नहीं हो पा हाँ, रहा। हाँ। तो ये बिलावल भुट्टो की स्थिति है, और बिलावल भुट्टो ने वो कहा, और अब वहां के लोग क्या कह रहे हैं, हुजूर माई बाप पानी छोड़ दो, पानी दे दो, प्यासे हैं मर जाएंगे। आतंकवाद फैलाते नहीं समझ में आया, भारत की भूमि को लहूलुहान करते नहीं समझ में आया, भारत के लोगों को धर्म पूछ पूछ कर मारते समझ में नहीं आया, और उसके बाद चाइनीज, टर्किश और अमेरिकी आयुध के बल पर लड़ोगे। आपने कहा ना, क्या खोया क्या पाया, बस बरसों याद बस किया अब जाएगा। इसी को थोड़ा सा मुझे लगता है कि एलोब्रेट करना जरूरी है, बिल्कुल। एलोब्रेट करना जरूरी है। क्यों? भारतीय इतिहास की ये लड़ाई विश्व इतिहास के सैन्य उदाहरणों में श्रेष्ठ उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की बिल्कुल, जाएगी। क्योंकि ये आप एक बात समझ लीजिए, हमने जो अपना लक्ष्य था मात्र 23 मिनट में हासिल कर लिया था, जब 5 स्थानों पे उनके 9 आतंकवादी ठिकाने जब हमने धराशायी किए, जिस तरीके से चाहे बहावलपुर हो या मुरीदके हो या सियालकोट हो, सब जगह जो घुस के जो मारा हमारे राफेल्स ने, जिस तरीके से वहाँ पर मारा, और वो पूरी तस्वीरें साफ साफ आई हैं। और उसके बाद जब उन्होंने ड्रोन भेजे, तो ड्रोन भेजने के बाद उनको हमने अपनी ज़मीन को छूने नहीं दिया। और तो और जाने दीजिए, इस दौरान भारत की एक क्षमता को लोगों ने देखा कि अरब सागर में हमारा युद्धपोत खड़ा रहा, हमने कुछ नहीं किया, और हमने अपने यहाँ से खड़े खड़े उनके कितने बड़े बड़े ठिकाने, एयरबेस, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं ना हर्षवर्धन, आप ये समझ लीजिए कि चाइना की एक कंपनी है जो उनकी एक मिसाइल बनाती है PL-15, वो जैसे ही सवेरे जब उसका वो खुला तो शेयर 9% गिरा हुआ था। तुर्की का तो पूरा जो है ड्रोन का मार्केट ही खत्म हो गया, और चाइना को भी बयान तब देना पड़ा जब ये सीज फायर की घोषणा कर दी गई राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। तब उनको इसलिए देना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा था, ये पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं ना उनको कि भाई आपने क्या हमको माल पकड़ाया था, इन्होंने यहाँ पर जो है भेज कर जो है फिदाइन जो ड्रोन सारा आपका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। अच्छा, अब एक चीज समझिए, पिछले कुछ सालों में भारत ने किया क्या है और किस तरीके से। S-400 की आपने बड़ी चर्चा सुन ली, लेकिन S-400 की मिसाइल अभी तक दागी गई कि नहीं दागी गई, लोगों को पता ही नहीं है। इसका अभी तक कोई सेना ने कुछ नहीं कहा। ये हमने अभी जो अपना जो बिल्कुल स्वदेशी जो सुरक्षा कवच जो बनाया था, आकाश तीर, इसको आप समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आकाश तीर जो है 2025 में 2026 में जाकर 457 स्थानों पर, हर्षवर्धन, ये पूरा इसको फिक्स करना था सिस्टम। हम 157 स्थानों पर नवंबर तक कर चुके थे 2024 में। तो वेस्टर्न बॉर्डर हम पूरी तरीके से सुरक्षा कवच बना चुके थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो शुरुआती दौर में होते हैं, मैं आपको नाम इसलिए देख के बता देता हूं क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। तो अच्छा, एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग कही किसी ने, उन्होंने कहा कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि POK लेना और ये लेना, तो बोले भाई साहब ऐसा है कि अगर अंडा हाथ में लेंगे और उसको फोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका हाथ गंदा हो जाएगा। लेकिन बोले अंडे को अगर से देंगे तो फिर नया जीवन पाएगा। तो ये जो नया जीवन, मतलब इस इशारे को समझिए, और ये सेना के किसी बड़े आदमी ने कहा।
इसका मतलब यह है कि पूरी तैयारी है चीजों की, जो वहां पर चल रहा, तो थोड़ा वक्त का इंतजार करिए। रेफरेंस भी मैं याद दिलाता हूँ। इमरान खान जब गए थे वहां और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में उन्होंने यही बात कही थी, तो कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था। तब जब कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव था तो 370 भारत सरकार ने, मोदी जी ने हटा दिया। अब फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया, तो अब जो पीओजेके है वो लगता है कि वो उसके जाने की बारी आई। और मैं फिर कह रहा हूं, इसको तो हम कई बार कहते रहे, मेरा बड़ा इस पर क्लियर कट विजन है कि पूरा पीओजेके लेने की जरूरत नहीं, हमें एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन उस इलाके में ले लेनी चाहिए। बाकी अगर पीओजेके के लोग कभी उनको लगे कि बहुत तबाही हो गई, बहुत हमने मुस्लिम उम्मा कर लिया, बहुत इस्लामिक गजवाए हिंद कर लिया, बहुत हम इस्लामिक टेररिस्ट के साथ खड़े रहे, टेररिज्म का सेंटर चलाते रहे, उससे जब तबाह होके, थक के, बर्बाद होके अपना जीवन खत्म कर लेंगे, नहीं अब जीवन जीना तो आ जाए, मेरी यही रणनीति है। लेकिन हाँ, बलूचिस्तान की लड़ाई बड़ी हो गई है, बलूचिस्तान के लोग एक नए उत्साह में हैं, वो मानने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान के लिए संकट बनता जा रहा है। इस दौरान होता क्या है, तुर्की के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं, वो सेलेबी उसका जो ग्राउंड हैंडलिंग वाला था कंपनी, उसको रद्द कर दिया, सब कुछ हो गया, भारत के लोग वापस ले रहे हैं, अलग अलग जगह लोग कह रहे हैं कारोबारी की नहीं, उनसे कोई कारोबार नहीं करेंगे। ये जो मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि तुर्की के साथ साथ जो चीन का जो मसला गड़बड़ाया है, पहली बार जैसे हम बात करते हैं कि ये हिस्सा जैसे कुत्ते की तरह वो दिखता है ना, पाकिस्तान का नक्शा, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, आप भी वो नक्शे को देखिए तो कुत्ते टाइप ही दिखता है, मतलब कुत्ता थोड़ा खूबसूरत दिखता है, वो थोड़ा सा भद्दा है, थोड़ा सा वैसा है। अब उसमें लोग बताते हैं पूंछ कट जाएगी, यानी इधर बलूचिस्तान चला जाएगा, इधर ही हो जाएगा। तो अब चाइना का भी ऐसे लोग दिखा रहे हैं, तो तुर्की का नुकसान कारोबारी हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि चाइना का बाइकआउट क्यों नहीं करते हो, झूठ बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो तो चाइना का विरोध करते ही रहे। ठीक है, कुछ वजहों से आयात बढ़ रहा है, उसकी अपनी दूसरी वजह है, लेकिन फिर लंबे समय के बाद चीन का असली नक्शा सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आया। तुर्की का कारोबारी नुकसान हो रहा है, चीन का नक्शा सामने आया कि चीन तो इतना बड़ा है, उसके अगल बगल तिब्बत कितना बड़ा है, मंचूरियन कितना बड़ा है, उइगर तुर्कमेनिस्तान कितना बड़ा है। तो एक तरह से जो चीन का भी नक्शा था, अब वो कितने हिस्सों में बढ़ सकता है वो भी महत्वपूर्ण है। और एक बात इसी में मैं जोड़ू, क्योंकि वो अलग से हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जोड़ना जरूरी है। चीन क्या करता है, गांव के नाम बदल देता है, और हम क्या करते हैं, हम वहीं जाकर बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां कैबिनेट की बैठक लेते हैं और वहीं फैसले सुनाते हैं, वही विकास का काम करते हैं। तो तुम नाम बदलते रहो, हम काम। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर वहां पर मुख्यमंत्री जाकर वहां कैबिनेट कर रहे हैं। हाँ। यहाँ दिल्ली में बैठे लोग कहते देखिए उन्होंने नाम बदल दिया, क्या हो रहा है। दरअसल दिक्कत ये हमारे देश के लोगों को भी नैरेटिव समझना। हाँ, ट्रंप ने क्या कहा वो लोगों को सुनाया जा रहा है लाउड स्पीकर लगा, लेकिन ट्रंप के देश में ट्रंप का क्या हाल हो रहा है कि उनका जो उद्योगपति है वो ट्रंप के कहने के बाद, राष्ट्रपति के कहने के बाद एक वो जारी कर रहा है, विज्ञप्ति रिलीज जारी कर रहा है, स्टेटमेंट जारी कर रही है एप्पल कंपनी की, भाई नहीं हम भारत में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बढ़ाने जा रहे हैं। खैर चलिए, इस पर बहुत चर्चा होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत ने, ये आप समझ लीजिए कि लगभग 35% जरूरतें अपनी सेना की, जो पूरा जो पहले बाहर से हम आयात करते थे वो हमने अपना, मतलब 35% तो हमने करना शुरू कर दिया। और कितना हम बाहर से लाते थे उसको तो आप छोड़ दिए, जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात हम कर रहे थे ना, तो बराक हो गई या जो तमाम S-400 सब हम अपने यहाँ बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं। और जो अभी जैसे ब्रह्मास्त्र की बात होती है, ब्रह्मोस की चिथड़ा कर देंगे। अब जरा आप सोचिए, ये एक भार्गवास्त्र हमने बनाया। हाँ। और उसको जब मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, तो एक कमाल का एयर डिफेंस सिस्टम है, एक साथ 64 निशाने मारता है, 64 टारगेट्स एक बार में। तो और भार्गवास्त्र को एक बार आपने लोड कर दिया, उसने ट्रैक किया, ट्रैक करके लॉक की पोजीशन और उस पर निशाना मार दिया। तो हम इतनी ढेर सारी चीजों पर काम कर रहे थे। S-400 जो है वो बड़े फाइटर जेट्स और इस तरह की चीजों को गिराने के लिए, उसका भी एक सिक्योरिटी लेयर। तो एक तरह से हम कहें तो इंडिजीनस से लेकर हमने जो रशिया से लिया S-400 तक, हमारे पास लेयर ऑफ सिक्योरिटी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको आकाश तीर हम बता रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि जो S-400 है ये 600 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट करेगा और 400 किलोमीटर की दूरी पर मार देगा। अब इसके बाद अगर थोड़ा पहले आता है तो 70 किलोमीटर की जद में बराक मारेगा, 40 किलोमीटर की जद में आके आकाश मारेगा। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं है, एंटी एयरक्राफ्ट जो गन है वो एम लेकर नहीं, जो कंधे पर लेकर चलते हैं, वो 7 किलोमीटर तक वो मारते हैं और बिल्कुल साफ जो इगास जो है पूरा इस तरीके से मारते हैं। वो साइके भी हमारे पास। और काइनेटिक एनर्जी जो प्रोजेक्टाइल है, इसको आप समझिए कि ZSU
23 इसको बोलते थे। अच्छा, ये सब खास बात ये है कि ये सब विश्व युद्ध के समय के जो हथियार हैं उनको हमने किस तरीके से अपने तरीके से उसको परिमार्जित किया है। और वो आपने देखा होगा कि जब परेड चलती तो उसमें डबल बैरल वाली गन नहीं होती थी, वो करके जो चलते थे, उससे भी हम मार के गिराने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये जो चक्र आप समझ लिए कि दूर पास पास, और जैसे आप इसको ही समझ रहे हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा चर्चा जिसकी चल रही रशियन वाले की 400 की, तो यहाँ पर 500 की भी तैयारी शुरू हो गई और हमारे यहाँ बनेगा और हमको ऑफर कर दिया है। आप ये सोचिए कि स्थिति देखिए कि हम किस स्थिति में जा रहे हैं, और उसके बाद भी ये बातें हो रही हैं हर्षवर्धन। उस पर बातें छोड़िए, वो वाला याद कीजिए और वो देखिए जरा आप लोग भी। मोदी ने कहा कि आप लोग तो सोच रहे थे बस तैयारी करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, पता नहीं कब चलाने का मौका मिले, हंसते हुए अब चला भी लिए। तो बड़ा मीम चल रहा है ना कि ये अमेरिका का मिसाइल टेस्टिंग है, ये रशिया का है, और भारत का क्या है, पाकिस्तान हमारा मिसाइल टेस्टिंग। अच्छा, बस बात देखिए ना, सबको चांदमारी क्षेत्र बनाना पड़ता है। हाँ। और हमको उन्होंने दिया। अच्छा, मजे की बात जो मैं बात करना भूल गया, वो बिलावल भुट्टो जैसी लगता सेना भी है उनकी। क्यों कह रहा हूँ, इतना लात और जूते खाने के बाद, रगड़ रगड़ के मार खाने के बाद किया क्या उन्होंने? अरे भाई, एक उन्होंने वो यलगार करके एक जो है एंथम जारी कर दिया कि यलगार हैं, तैयार हैं। अच्छा, तो ये बताइए, वो जोश नहीं होता है, हार के भी जोश, लेकिन वो पैदा नहीं हो पा रहा है ना। मतलब सरोगेट, मतलब जोश जो है वो सरोगेट मदर से पैदा नहीं कर सकते हैं। होता है ना, हम जीत गए ऐसे। हाँ, नहीं, वो तो ऐसे ऐसे करने से, मतलब वो बाबा रामदेव ने जो कहा था करने से होता है, वो दूसरी चीज है, वो योगा करने से होता है। ये फालतू में जो फर्जी बाड़ा जो आप करते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता, उससे आप अपना हंसी का पात्र बनते हैं। उधर भी लोग मोरल विक्ट्री कह रहे हैं, हार के भी, तो आप कहेंगे मोरल भी नहीं, लेकिन है उसी तरह। चलिए, अब थोड़ा सा हमें लगता है आप घर की तरफ ही आ जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमें लगता है कि पड़ोसी तो नाच रहा है, नाचने दें, और जो लोग इधर नाच रहे थे उनको तो जनता ने नचा दिया। इस पर मुझे लगता है कि जरा आप इस बीच में जो अमित शाह एक दूसरे एजेंडे पर लगे थे उसकी नक्सलवाद पे, दो मोर्चों पे आप समझ और लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी बुलंद भारत पर राजकिशोर जी ने बहुत अच्छी नक्सलियों के इलाके से, और नक्सल नहीं दरअसल है तो माओवाद, नक्सलवाद प्रचलित हो गया है, माओवादी आतंकवादी हैं। अमित शाह ने कहा 31 मार्च 2026 तक हम देश से माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद खत्म कर देंगे। अभी इसी दौरान में जब हम भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में थे, उसी दौरान में 21 दिनों में बड़ा ऑपरेशन किया है कोरा कोटा की पहाड़ियों पर जाकर जो हमने तिरंगा फहराया है, वहां पर हमेशा जो है लाल निशान फहराता रहा है हर्षवर्धन। और आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके की जनताना सरकार बनाकर उन्होंने जो पूरा वहां पर दहशत का वातावरण पैदा करके रखा था, आदिवासियों को मारा, उनको मुखबिरी के नाम पे किस तरीके से काट काट के मारा और बहुत नशंस तरीके से मारा, उन सबको पूरी तरीके से वहां से कर दिया। अब आप मान के चलिए, अबूझ माड़ जिसको कहते हैं ना कि जिस पहाड़ को बूझा ना सके, माड़ पहाड़ को कहते हैं, अब वो बचा है, उसकी भी घेरेबंदी लगातार। आपको मैं बता दूं कि जो टॉप कॉमरेड हैं, जो माओवादी हैं, वो पूरी तरह आतंकवादी कहिए, हाँ, आतंकवादी, कम्युनिस्ट आतंकवादी, हाँ हाँ, वो तो सब चाचा और भतीजा एक है नहीं, जैसे वैसे ये सब एक ही तरीके की। तो कुल मिलाकर उनको घेर के तो हम सीमा के उधर भी मार रहे थे और अंदर भी हम अपने लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं ढंग से रहने का, लोकतांत्रिक सरकार में रहने का, माओवादियों वाले शासन में ना रहा जाए। और ये मैं बता रहा हूँ कि हर्षवर्धन, दोनों ही मोर्चों पर इतिहास रचा गया। बिल्कुल, इतना बड़ा ऑपरेशन नक्सलवादी, माओवादी, वामपंथी आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं हुआ। और ये वाला जो हुआ है, ये भी सचमुच कमाल है। और उसको खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसको पोस्ट किया कि हमने बड़ी सफलता हासिल की है। जिस पहाड़ी पर था, उस पहाड़ी पर जिस तरह का, और उसको चूंकि जब आप बढ़ते हैं ना, तो वहां वो जगह जगह लैंड माइन्स बिछी हुई थी। अब आपको पता नहीं कहां कहां वो इतने बदमाश है कि लाइन वाइज बिछा। अच्छा, ये जानते क्यों कर पाई उससे ना? हाँ। इसको भी समझिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो स्थानीय लोग होते थे, इतना थिक जंगल है हर्षवर्धन, वहां जाने के बाद, अभी मई जून में जाएंगे आप तो नीचे आपको सूरज की एक किरण तक नहीं आएगी, इतना थिक जंगल है। तो उन्होंने लंबे समय तक ये सब किया। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये सब वो करने में कामयाब इसलिए हो पाए जब अजीत जोगी वहां पर करता धरता थे। ये भी ध्यान रख लीजिए, ये जो पूरी जो मैच बची है, कोई भी जब पॉलिसी होगी ना कि आप करें कार्रवाई कि नहीं करें, भाई
ये तो ये सरकार भी कह रही है कि आप सरेंडर कर दीजिए, तो आप हमारे भाई हैं, हाँ, आप हमारे देशवासी हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर आप बंदूक उठाएंगे तो आप मरेंगे, गोली चलाएंगे तो गोली खाएंगे, और इसमें कंफ्यूजन होना भी नहीं बिल्कुल। चाहिए। और स्थानीय लोग जो है ना हर्षवर्धन, वो बाकायदा आगे जाके जो है उन्होंने स्पेशल जो फोर्स बनाई है अपनी, वही लोग जाके ज्यादा कमांड कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय लोगों का संकट समझिए, हाँ। उनके बच्चों के हाथ पांव उड़ गए, उनके घर के लोग काम करने लायक नहीं रहे, उनके यहाँ की जमीन खराब हो गई, लैंड वाइंस बिछा बिछा के, स्कूल ध्वस्त कर दिए, अस्पताल ध्वस्त कर लिए, मंदिर तोड़ डाला, आने जाने का रास्ता नहीं, जीवन खराब कर दिया। कब तक उनका वो सरोकार सरोकार सुनते, फर्जीवाड़ा। और वो क्या करते थे, वो अय्याशी करते थे, वो गांव घर की आदिवासी बहू बेटियों को ले जाते थे, किसी भी लड़की को देखते थे एक उम्र की हो गई तो उसको पकड़ के ले जाते थे। मुझे लगता है कि इन सब ने वो प्रतिक्रिया दी, और सबसे बड़ी बात, एक विल पावर वाली गवर्नमेंट आई है, तय करके वो कह रही है कि हम ये डेडलाइन है, हम इस आतंकवाद को खत्म करेंगे। अच्छी बात है कि एक उधर की लड़ाई हम जीते शानदार तरीके से, एक इधर की लड़ाई हम जीते, लेकिन एक और बड़ी लड़ाई है, बिल्कुल, जो यहाँ पर संवैधानिक संकट की तरफ जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मुद्दों पर जवाब मांग लिया है, सलाह मांग ली सुप्रीम कोर्ट से कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता ही होगा कि एन रवि का जो मामला था, राज्यपाल जो तमिलनाडु के थे, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई एक समय सीमा तय कर दी, राज्यपालों को इतने दिनों में बिल को पास करने पड़ेगा, 3 महीने में करना पड़ेगा, और राष्ट्रपति के लिए भी कर दी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो 14 सवाल अब द्रौपदी मुर्मू जी ने पूछे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है उसका जवाब देने को, लेकिन अब उनको देना पड़ेगा जब वो बाध्य कर रहे हैं। बाध्य भले नहीं हो, लेकिन ये तो बड़ा मसला है, उनको संवैधानिक पीठ गठित करनी पड़ेगी, कम से कम 5 न्यायाधीशों की। और इसका जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि देश की राष्ट्रपति उनसे सवाल पूछ रही है, और सलाह लेने का अधिकार है उनका। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बेवजह की दखलंदाजी की, आर.एन. रवि राज्यपाल के तौर पर अगर कोई विधेयक रोक रहे हैं, तो ये सवाल उठ सकता है, कई बार उठता है कि राज्यपाल कितने समय तक विधेयक रोके रखेंगे, जनता के हितों के हैं क्या, बहुत सी गड़बड़ियां होती है, उसको एक तरफ जाना चाहिए, रिजोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन जब आप राष्ट्रपति को भी उस समय सीमा में लाते हैं, तो क्या संविधान आपको ये अधिकार देता है? इन्हीं सारे प्रश्नों को अलग अलग द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से पूछा गया है कि क्या संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप राज्यपाल को किसी समय सीमा में कोई विधेयक पारित करने का, स्वीकृत करने का अधिकार दें? क्या राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है? क्या अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या? आपने जो कहा है उसमें विधेयक पारित नहीं होता है, तो क्या अगर नहीं राज्यपाल या राष्ट्रपति स्वीकृत करेंगे तो अपने आप मान लिया जाएगा क्या? क्या मंत्रिपरिषद का विशेषाधिकार ये होगा कि जो वो करके दें वो बाध्य है राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति को उसको करना ही? इन्हीं सवालों को अलग अलग तरीके से 14 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पे अब सुप्रीम कोर्ट भले ही वैसे बाध्य ना हो, लेकिन उसको करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने सीधे करना चाहिए, क्योंकि आपने कह दिया तो भाई संविधान की व्याख्या करने का आपको अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार तो नहीं है। तो कुल मिला के करना चाहिए। लेकिन अब सीधे बिहार चल देते हैं थोड़ी देर के लिए हर्षवर्धन, कि वहाँ राहुल गांधी पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर भी आस्तीन वास्तीन चढ़ाई और कहा कि हम जाएंगे, मिलेंगे, करेंगे, लेकिन वो जो आप लोग रोक दीजिएगा नहीं, पर भाषा वहां सुनी थी आपने कि मैंने उसको कहा, उसको मोदी को करना पड़ा। तो मतलब अगर सुप्रिया सुले जब करती है कई बार, तो मुझे लगता है कि मतलब सुप्रिया सुले की गलती नहीं है। आपको क्या लगता है, यूं ही मतलब वो हीरे की परख तो जौहरी ही करता है? हाँ, मतलब जिस तरह का हीरा चाहिए उसको उसी तरह की जौहरी परख करेगा। और सचमुच वो भाषा गजब है कि मैंने उसको कह दिया, उसको जातिगत जनगणना करनी ही पड़ेगी। मतलब बहुत ही गंदा, घटिया, और विपक्ष के नेता से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो लग रहा है कि लालू जी भी कह रहे हैं कि राहुल जी से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी वहां पर अपनी एक अलग कोशिश लकीर खींचने की कर रहे हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव की छाया से कांग्रेस को निकाल रहे हैं, वो उनको भी पीड़ा दे रहा होगा। नहीं दे रहा, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है हर्षवर्धन, राहुल गांधी से जिनको उम्मीद होती है उनको वो नाउम्मीद करते हैं, और जो राहुल गांधी से जो नाउम्मीद होते हैं उनको ज्यादा ही उम्मीद होने लगती है। गजब कैरेक्टर है, गजब कैरेक्टर। राजनीति का ये दिलचस्प मतलब मसला है। देखिए, समस्या समझिए लालू यादव की। लालू यादव चाहते हैं कि अपने जीते जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देख पाए।
अब वहां पर राहुल गांधी को यह समझ में आ चुका है, जिस तरीके से चाहे अखिलेश हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या दूसरे अन्य सहयोगी हो, उनको यह भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से दिखाई जरूर पड़ती है, लेकिन वास्तव में जो इंडी ब्लॉक के जो उनके जो दूसरे सहयोगी वही कांग्रेस को पूरी तरीके से कमजोर देखना चाहते हैं। तो अब वो जो वहां पर कर रहे हैं, अब इस पे सीधे आता हूं निष्कर्ष पे मैं हर्षवर्धन, मैं इसमें नीतीश और बीजेपी को नुकसान नहीं है। राहुल गांधी की जो सक्रियता है उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो चाहते हैं कि और सक्रिय हो जाए। असली दिक्कत वहां तेजस्वी यादव को हो रही है और वही पेट में पीड़ा हो रही है उनके लालू प्रसाद यादव के। और वैसे एक बात आपको बताएं, तेजस्वी यादव भी बहुत ओवर एस्टिमेटेड है बंदा, क्योंकि लालू यादव ने तो या मुलायम यादव जो लोग नेता थे, ये जनता से जिस तरीके से मिलते थे, बात करते थे, ये सब भी ब्लू ब्लड सिंड्रोम वाले हो गए। और ये बिल्कुल जो एलिटिस्ट जो हो जाते हैं ना, पूरी तरीके से कट के हम राजा हो गए, युवराज हो गए, महाराज। तो अब एक युवराज दूसरे युवराज को चुनौती दे रहा है, तो ये साम्राज्यों की जंग है। बाकी डिप्लोमेसी यहाँ अलग तरीके चल रही है, ये इंडी ब्लॉक की डिप्लोमेसी है। करेंगे नीतीश जी ने खेल कर दिया है, जानबूझकर राहुल गांधी को रोकने की क्या जरूरत है, चले जाते हैं अम्बेडकर छात्रावास मिलाते बाद में, ये होती है सियासत। तो इसका मतलब है कि कुछ खेल है। नहीं, डिप्लोमेसी एक तो इंटरनेशनल चल रही है और एक ये वाली भी, एक जो इंडी ब्लॉक के अंदर की डिप्लोमेसी चल रही है। हालांकि चिदम्बरम ने कह दिया कि इंडी ब्लॉक जैसी कोई चीज है नहीं, वो तो खैर जो भी थोड़ा सा भी रेशनल है उसको दिखाई पड़ रहा है ना, सब कह रहे हैं। और मतलब उन्होंने क्या कह दिया, अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा दिल्ली चुनाव में कोई ब्लॉक नहीं है, अखिलेश ने भी कह दिया था, सबने कह दिया था, तो क्या मतलब इसमें कहा तो देखिए बिहार के चुनाव में क्या होता है। मुझे लगता है कि अब इसी नोट पर हम लोग आज विदा लेते हैं। और कुल मिला के बस एक चीज को आप थोड़ा सा अपना कलेजा ठंडा रखिए, भारत ने जो किया है और जो पाया है, इतिहास रचा है सीमा के उस पार इधर भी। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता के मामले में और आत्मरक्षा के मामले में हमने जो प्रतिमान स्थापित कर दिया ना, अभी आसपास पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाई। आत्मनिर्भर भारत जुमला नहीं है, ये समझ में आ रहा है, देख लिया है कि कितना मारक है, कितना सटीक है, और तय कर ले संघारक, विध्वंसकारी। बिल्कुल। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।